उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2 सरकारों में 3 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। इस कार्यकाल में सीएम धामी ने कई महत्वपूर्ण और सख्त फैसले लिए हैं। समान नागरिक संहिता के साथ ही नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून और दंगा रोधी कानून बनाया गया। साथ ही लैंड जिहाद के खिलाफ कार्रवाई कर करीब 5000 सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त किया गया है। प्रदेश की आबादी के लिए सरकारी नौकरियों में 30% क्षैतिज आरक्षण लागू किया गया। इससे महिला सशक्तिकरण के प्रयासों को बल मिलेगा। राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी सेवाओं में 10% क्षैतिज आरक्षण देने का निर्णय लिया। नारी सशक्तिकरण योजना के तहत महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 5 लाख का ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है। सबसे पहले तो देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। साथ ही हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, जिनके मार्गदर्शन में मुझे काम करने का अवसर प्राप्त हुआ और उत्तराखंड के अंदर इन 3 वर्षों के कालखंड में अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए गए, अनेक विकास के रास्तों पर आगे बढ़ा गया है, अनेक योजनाएं शुरू की गई हैं, बहुत सारी नीतियां बनाई गई हैं और बहुत सारे चुनौतीपूर्ण समय पर देवभूमि उत्तराखंड की जनता और माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से उन पर काम किया गया है। उन चुनौतियों का सामना करके उनका समाधान निकाला गया है। नौजवानों का, युवाओं का जो एक बड़ा सपना रोजगार का होता था, उस रोजगार के लिए हमने काम किया है। भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी बनाई है, नकल अध्यादेश हम लेकर आए हैं। इसके साथ साथ 14,800 भर्तियां पिछले 3 सालों में हुई हैं, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। सरकारी भर्तियां और सारी की सारी नकल विहीन हुई हैं। मातृशक्ति के लिए अनेक योजनाएं रोजगार के क्षेत्र में, स्वरोजगार के क्षेत्र में, स्वयं सहायता समूह, महिला मंगल दल, उन सभी को सशक्त और मजबूत बनाने के लिए काम किया गया है। हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड लॉन्च किया गया है। गरीबों के कल्याण के लिए समाज के अंतिम छोर तक हमारी योजनाएं पहुंचे, सरकार पहुंचे, शासन तंत्र पहुंचे, उसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। लगातार उनकी सबकी समीक्षा की जा रही है, मॉनिटरिंग की जा रही है। किसानों का उत्थान हो, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो एक संकल्पना है, उनका जो एक लक्ष्य है कि किसानों की आय दुगनी होनी चाहिए, उस दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं। हर क्षेत्र में किसानों के लिए नई योजनाएं ला रहे हैं, चाहे वो पशुधन के क्षेत्र में हो, चाहे मत्स्य पालन के क्षेत्र में हो, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में हो, मिशन एप्पल हो, मिशन कीवी हो, मिशन दालचीनी हो, उन सभी पर काम हो रहा है। हमारा प्रयास है कि हमारे प्रधानमंत्री जी का जो उनके कथन है, उनके मुंह से निकले हुए शब्द हैं कि ये 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उस दशक को बनाने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। जितनी हमारे अंदर सामर्थ्य है, जितनी हमारी शक्ति है, जो भी हमारी क्षमता है, उस क्षमता के अनुरूप एक उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने और 21वीं सदी प्रधानमंत्री जी के कथनों के अनुसार 21वीं सदी उत्तराखंड की सदी होगी। ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। उत्तराखंड की आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि राज्य के स्थापना के बाद पहली बार उत्तराखंड की जनता ने यहां पर किसी भी राजनीतिक दल को दूसरी बार लगातार सरकार में आने का अवसर प्रदान किया, सेवा करने का अवसर प्रदान किया। इस बार लोकसभा के चुनाव में भी 5 सीटें उत्तराखंड की जिताकर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में अपना योगदान दिया। निश्चित रूप से जो यहाँ की जनता की आशा है, उनकी अपेक्षा है, जो यहाँ की जरूरतें हैं, जो यहाँ की चुनौतियां हैं, उन सब पर हम काम करेंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में सबके आशीर्वाद से उत्तराखंड हिंदुस्तान का एक मॉडल राज्य बनेगा। ऊर्जा के क्षेत्र में सर तमाम तरीके की संभावनाएं देखी जा रही है, इस तरीके से देखिए, ऊर्जा प्रदेश हमारा बने, ये राज्य स्थापना से पूर्व से ही ये अवधारणा रही है और उस दिशा में हम काम कर रहे हैं कि नई हमारी विद्युत की योजनाएं जो हमारी रुकी हुई हैं, वो सारी योजनाएं चालू हों, उन पर काम हो। उसके लिए लगातार भारत सरकार से भी हम अनुरोध कर रहे हैं, जल शक्ति मंत्रालय से भी अनुरोध कर रहे हैं
और अपने स्तर पर भी राज्य का जो हमारा तंत्र है वह भी काम कर रहा है और हमें पूरा भरोसा है कि हम इस दिशा में सफलता प्राप्त करेंगे। कोल के क्षेत्र में भी कोयला मंत्री जी से मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया था, तो उस दिशा में भी हमारा 1000 मेगावाट का कोल प्लांट भी जो है लगने की दिशा में हम काम कर। उत्तराखंड में महिला अपराध को लेकर कांग्रेस लगातार प्रदेश सरकार पर हमलावर है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को अपना कार्यकाल याद करना चाहिए जब बलात्कारी और हत्या करने वाले छूट जाते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। पुष्कर सिंह धामी की सरकार में कठोर कानून बने हैं जिसके चलते बलात्कारी और हत्यारे अब जेल की सलाखों के पीछे होते हैं। कांग्रेस के कार्यकाल की तरह खुले नहीं घूमते। मुझे लगता है कि कांग्रेस को अपना कार्यकाल याद करना चाहिए, जिस समय अफसरशाही भी बेलगाम थी और तमाम इस तरह के रेप और बलात्कार के केस आया करते थे और जिसमें जो दोषी है छूट जाया करते थे, पकड़े भी नहीं जाया करते थे। कम से कम आज धामी सरकार में जो लोग अपराध करते हैं या रेप जैसे कोई जघन्य अपराध करता है वो जेल की सलाखों के पीछे होता है, तो उनको समझना पड़ेगा कि धामी सरकार ने जो कठोर कानून बनाने का काम किया है उसके चलते यहाँ अपराध भी कम हुए हैं और वो लोग जेल की सलाखों के पीछे हैं जिनके लिए वो धरना प्रदर्शन करने की बात करें। तो मुझे लगता है कि अगर वो अपना कार्यकाल को याद करेंगे तो उन्हें बेहतर समझ में आएगा कि धामी सरकार इस वक्त कितना। वहीं हाथरस के हादसे के बाद उत्तराखंड पुलिस भी अब सतर्क हो गई है। पुलिस मुख्यालय की ओर से सभी जिलों में एसओपी बनाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं एडीजी कानून एपी अंशुमन ने अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने सभी जिलों में भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा को लेकर एसओपी तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि इन एसओपी के आधार पर मुख्यालय राज्य भर के लिए एक विस्तृत कार्य योजना तैयार करेगा और एनओसी से पूर्व कार्यक्रम स्थल की भली भांति जांच के लिए सभी थानेदारों को अच्छे से ब्रीफ किया जाएगा। साथ ही बिना अनुमति आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के आयोजकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी। अब बात करेंगे बड़ी खबर की। हाथरस हादसे को लेकर बड़ी खबर है, बड़ा अपडेट सामने आया है। भगदड़ कांड में अब तक 123 लोगों की मौत हो चुकी है। जांच के लिए एसआईटी ने 132 लोगों की सूची बनाई है। भोले बाबा और हाथरस डीएम एसपी से होगी पूछताछ। कल देर रात तक कई लोगों से पूछताछ की गई। एडीजी आगरा की अध्यक्षता में एसआईटी की टीम जो है वो गठित की गई है। भोले बाबा के मैनपुरी आश्रम में होने की सूचना है। आगरा आईजी के नेतृत्व में एक टीम का गठन हुआ। सुरक्षा गार्डों सेवादारों की अरेस्टिंग के लिए टीम बनाई गई। पुलिस प्रशासन ने घटनास्थल पर क्राइम सीन को दोहराया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भीड़ को धक्का देने वाले सेवादारों की तलाश तेज हो चुकी है। दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा के ये तमाम गार्ड बताए जा रहे हैं। घटना के बाद से ही मुख्य आयोजक घर से फरार है। सुरक्षा के लिए सिर्फ 69 पुलिसकर्मी ही लगाए गए थे। वहीं 4 ट्रैफिक कर्मी, एक दमकल वाहन और एक एम्बुलेंस भी इसमें शामिल की गई थी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हाथरस जो घटनाक्रम हुआ उसको लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है, जहां पर 123 लोगों ने अब तक अपनी जान इस घटनाक्रम में गंवाई है और उसी को लेकर जांच की जा रही है। प्रदीप आनंद श्रीवास्तव हमारे यूपी हेड हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, क्या कुछ अपडेट इस मामले को लेकर सामने आए हैं? कितने लोगों से अब तक पूछताछ हो चुकी है? देखिए, अगर बात करें तो निश्चित रूप से पूछताछ तो अभी जारी है, लेकिन जो बड़ा अपडेट आया है वो ये है कि सत्संग भगदड़कांड में 123 लोगों की मौत हुई है। जांच में बनी एसआईटी ने 132 लोगों की सूची बनाई है। भोले बाबा और हाथरस डीएम एसपी से, भोले बाबा से मतलब डीएम और डीएम एसपी से जो है हाथरस के इन लोगों से पूछताछ होगी। कल देर रात तक कई लोगों से पूछताछ की गई है। एडीजी आगरा की अध्यक्षता में बनी है एसआईटी। भोले बाबा के मैनपुरी आश्रम में होने की सूचना है और अभी भी ये जो भोले बाबा तथाकथित बाबा है ये अभी भी मैनपुरी के आश्रम में छुपा हुआ है। आगरा आईजी के नेतृत्व में एक टीम का गठन हुआ है। सुरक्षा गार्डों सेवादारों की अरेस्टिंग के लिए टीम बनाई गई है। पुलिस प्रशासन ने घटनास्थल पर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया है। भीड़ को धक्का देने वाले सेवादारों की तलाश तेज हुई है। दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा के बताए जा रहे हैं ये गार्ड, ये एक्चुअल प्राइवेट बाउंसर थे जिनको बाबा ने जो है हायर किया हुआ था अपने सुरक्षा में। और इसमें जो सुरक्षा एजेंसी है जिसने वो गार्ड प्रोवाइड कराए थे उसके भी लाइसेंस की चेकिंग की बात अब चल रही है। सुरक्षा के लिए करीब 69 ऐसे पुलिसकर्मी है जो लगाए गए हैं और
4 जो 4 ट्रैफिक पुलिसकर्मी है, एक दमकल वाहन, एक एम्बुलेंस, ये लोग जो ड्यूटी में थे, इन लोगों की भी भूमिका की जांच की जा रही है। इतने बड़े आयोजन में एक भी डॉक्टर, एक भी एम्बुलेंस नहीं था। इन सब कई मुद्दों को लेकर जो है हाथरस का जो ये पूरा इंसिडेंस हुआ है, इस पर जो समिति जांच कर रही है, निश्चित रूप से जो तथाकथित बाबा है, चूंकि 2 दिन से सब लोग ये जानना चाह रहे हैं कि जो तथाकथित बाबा है उसका नाम एफआईआर में क्यों नहीं है। कारण उसका ये है कि जब हम लीगल प्रक्रिया के तहत किसी को नॉमिनेट करते हैं एफआईआर में, तो जो व्यक्ति विक्टिम होता है हम उसी को लेके आगे बढ़ते हैं। बाद में विवेचना के बाद ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है कि हम उसमें किसको और इंक्लूड कर सकते हैं, एड ऑन कर सकते हैं। तो अभी पार्ट ऑफ विवेचना में हो सकता है कि आज शाम तक या कल दोपहर तक जो तथाकथित बाबा है उसका भी नाम जोड़ दिया जाए। हालांकि उसने अपने वकील के माध्यम से एक जो है बयान जारी करवाया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उस बयान का बहुत ज्यादा कोई मतलब है। जहां पर इतना बड़ा हादसा हुआ है, आप अंदाजा लगाइए कि अगर इस तरह का सत्संग, इस तरह का भीड़ अगर आप बुलाते हैं, निश्चित रूप से उसके जो लीडर हैं वो आप हैं, और वहां पर ना ही मेडिकल की व्यवस्था, ना एम्बुलेंस की व्यवस्था, ना डॉक्टरों की टीम, तो कहीं के घेरे में आप भी आते हैं। बाबा के बैकग्राउंड की भी जांच हो रही है। बाबा जो है वो पहले SC/ST एक्ट में 376 में कई बड़े मामलों में जेल जा चुका है। उत्तर प्रदेश पुलिस में हेड कांस्टेबल रह चुका है। तमाम ऐसे राज हैं जो खुले हैं अपने पास। HNN के पास अगर बात करें तो CO करहल के द्वारा जो है एक कागज जो प्राप्त हुआ है, जो एक्सक्लूसिव है, वो अब तक किसी के पास नहीं है। उस पे तमाम रिपोर्ट जो है वो अंकित है। तो कहीं ना कहीं से कई तथ्यों को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस और SIT जो है वो काम कर रही है। आज शाम तक या कल दोपहर तक जो तथाकथित बाबा है इसके विषय में बड़ी लीड जो है इस जांच टीम को हासिल होगी, और निश्चित रूप से ऐसा कहा जा रहा, माना भी जा रहा है कि गिरफ्तारी भी अब जो है, गिरफ्तारी की तलवार भी इस बाबा की तरफ लटकती हुई नजर आ रही है। जी प्रदीप, यहाँ पर जो लोग यहाँ पर घायल हुए थे, जिन लोगों की मौत हुई है, क्या उनके परिजनों का भी वर्जन यहाँ पर लिया जा रहा है कि आखिर वहाँ पर क्या हुआ था? क्योंकि घटना को रिक्रिएट करने की कोशिश की गई, उसमें क्या कुछ सामने आया है? बिल्कुल, जितने भी परिजन वहां पर हैं, जिन्होंने अपने परिवारों को खोया है, जिनके यहाँ से कोई न कोई जो है जिसकी मृत्यु हुई है, उन लोगों से भी बातचीत चल रही कि वो सत्संग में कब से आते थे, किसके माध्यम से आते थे। क्योंकि देखिए ये इतना शातिर बाबा था, इसने टेलीविजन पे कोई ऐड नहीं दिया था। इसने छोटे छोटे पोल बोर्ड लगवाए थे पूरे उत्तर प्रदेश में सत्संग के नाम पे। ये अपने आप को तथाकथित बाबा जो है बनाने की कोशिश करता था। इसका जो तार है वो मैनपुरी से जुड़ा हुआ है। आप अंदाजा लगाइए कि मैनपुरी और करहल जो है पीछे भी कई तरह के विवादों में जो है शामिल रहा है। तो अब मैनपुरी, चूंकि कल अगर हम बात करें तो विधायक मैनपुरी के जो विधायक हैं जयवीर सिंह, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं, उन्होंने जो है अपना एक बयान जारी किया था। तमाम तरह के तथ्यों पर इस पे जो है बात चल रही है, और जो परिजन है, परिजनों से भी पूछताछ जारी निरंतर की जा रही है कि कितनी बार ये सत्संग में गए हैं, कैसे गए हैं, किसके बुलावे पे गए हैं, क्या कह के बुलाया गया था। इन सब चीजों पे जांच चल रही है, और जो जांच कमेटी है, एक रिपोर्ट तो आ गई है, दूसरी रिपोर्ट आनी बाकी है। उम्मीद है कि आज शाम तक वो रिपोर्ट भी आ जाएगी, उसके बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अच्छा प्रदीप, आपने यहाँ पे एक बात बताई कि यहाँ पर जो है बाबा ने किसी तरीके का एडवर्टाइजमेंट टीवी पे नहीं चलवाया था, छोटे छोटे बोर्ड पूरे उत्तर प्रदेश में लगे थे। इससे पहले आपने कहा कि वो SC/ST एक्ट में जेल जा चुके हैं, यानी कि आपराधिक इतिहास रहा है। किसी भी प्रशासनिक अधिकारी का, किसी भी पुलिस अधिकारी का नजर नहीं गई इस मामले पर कि वो ऑलरेडी क्रिमिनल है? अगर क्रिमिनल बैकग्राउंड से आता है, उसके बाद भी इस तरीके की आयोजन होने दिए जा रहे हैं? बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि CO करहल ने इसकी जब जांच की, और CO करहल को जो दस्तावेज मिले उसमें ये पता चला कि ये 376 और मतलब बलात्कार और SC/ST एक्ट में जेल जा चुका है। उत्तर प्रदेश पुलिस में पूर्व में ये कांस्टेबल रह चुका है। समाजवादी पार्टी की सरकार में ये इसने काफी जमीनों पे भी कब्जा किया था। तो इसकी जो बैकग्राउंड है, कहीं ना कहीं से जो पुलिस की भूमिका है वो भी संदिग्ध है। इसीलिए DM और SSP से भी जो है पूछताछ SIT की टीम करेगी कि अगर यहाँ पर हाथरस में आपने ऐसे व्यक्ति को परमिटेड किया तो क्या आपने उसका आधार चेक किया, क्या आपने उसका बैकग्राउंड चेक किया। जैसे देश में अगर हम बात करें तो बड़े कथावाचक हैं, हम सब पे प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकते, लेकिन हमारा ये जो काम है
कि हम जो चीजें हैं उनको आम जनता के सामने लेके आए, जी। और उसी क्रम में हम ये बहुत ही दावे के साथ कह सकते हैं इन बातों को कि जो डीएम है, एसएसपी हैं, मैं डे वन से कह रहा हूं कि उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि अगर किसी ने परमिशन के लिए वहां पे अप्लाई किया है तो एक बार उस व्यक्ति का जो बैकग्राउंड है उसके विषय में पता करें। जी। शायद ये घटना नहीं हुई होती अगर वहां के डीएम और एसएसपी ने इस मामले को हल्के में नहीं लिया होता, तो उस व्यक्ति का जो बैकग्राउंड है वो पता चलता, और ये भी साथ में पता चलता कि ये अपराधी है तो उत्तर प्रदेश पुलिस को एक गुड वर्क करने को मिलता। लेकिन गुड वर्क की बजाय ये देखिए बैड वर्क हुआ, और उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे काला दिन साबित हुआ। जी प्रदीप, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। और अब बात करेंगे उन्नाव से बड़ी खबर की, जहां झोपड़ी पर चावल से लदा हुआ ट्रक पलट गया। ये बड़ी खबर उन्नाव से आपको बता रहे हैं, जहां पर एक सड़क दुर्घटना हुई है। एक चावल से लदा ट्रक जो है वो झोपड़ी पर पलट गया। ट्रक के नीचे दबकर 3 लोगों की मौत हुई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू अभियान चलाया। घंटों के रेस्क्यू के बाद ट्रक को वहां से हटाया गया। मां समेत 2 बच्चों की मौत की खबर सामने आई है। झोपड़ी में मिठाई की दुकान चलाती थी महिला। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया है। बेहटा मुजावर थाना क्षेत्र की ये घटना है। तो बड़ी खबर उन्नाव से आपको बता रहे हैं, जहां बेहटा मुजावर थाना क्षेत्र में एक सड़क दुर्घटना हुई है, जहां चावल से लदा ट्रक एक झोपड़ी में गिर गया। आपको बता दें कि यहां पर इस झोपड़ी में एक महिला मिठाई की दुकान चलाती थी, जिसकी ट्रक के नीचे दबकर अपने 2 बच्चों के साथ मौत हो गई। यानी कि कुल 3 लोगों की मौत इस घटनाक्रम में हुई है। फिलहाल सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। थाना बेहटा मुजावर के पास एक चौराहे पर चावल की बोरी से लदा हुआ ट्रक पलट गया। सूचना पर मौके पर पुलिस तत्काल पहुंची और देखा गया कि उसमें एक हलवाई का परिवार जो वहां रहता है, उस परिवार की एक महिला और 2 बच्चे दबे हुए थे। रेस्क्यू ऑपरेशन कराया गया, काफ़ी कोशिश की गई उनको बचाने की, लेकिन उनको नहीं बचाया जा सका। ये राजकुमार नाम का व्यक्ति जो हरदोई जिले का रहने वाला है, जिसका ये परिवार यहाँ रहता था और हलवाई का काम करता था। ये सड़क के किनारे ही इनकी दुकान है और उसी दुकान में टीन शेड के नीचे ये लोग सो रहे थे और जहाँ पर ये ट्रक जो है पलट गया और इस तरह की दुर्घटना हो गई, जिसमें अन्य विधिक कार्रवाई कराई। और अविनाश कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अविनाश, जानकारी चाहेंगे इस पूरे घटनाक्रम के बारे में, क्या हादसा हुआ है और क्या अपडेट सामने आया है? जी बिल्कुल, दीपिया जी आपको बता दें ये मामला उन्नाव के बांगरमऊ संडीला मार्ग का है, जहाँ पे अनियंत्रित चावल से लदा हुआ ट्रक अनियंत्रित होकर एक झोपड़ी पे पलट जाता है, जिसमें मां और 2 बच्चों की मौके पर दर्दनाक मौत हो जाती है। जिसमें मौके पर जो जनता है बेहटा मुजावर थाना क्षेत्र की, वो पुलिस को सूचना देती है। भारी पुलिस बल मौके पे पहुंचता है, सीओ सिटी बांगरमऊ पहुंचते हैं। जब घंटों रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद ट्रक को हटाया जाता है। हटाया तो जो सब है तीनों सबको पुलिस कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो बेहटा मुजावर थाना की ये बड़ी घटना है, जिसमें जनता आक्रोशित है, तो काफी पुलिस भी तैनात की गई है। जी, यहाँ पर जिन 3 लोगों की मौत हुई है, उनके बैकग्राउंड का क्या कुछ पता चला है और क्या किसी तरीके की मुआवजे की मांग की गई है? उनके परिजनों का क्या अता पता चलाया है? जी बिल्कुल, आपको बता दें बेहटा मुजावर क्षेत्र में ये गांव के बाहर ये मिठाई की दुकान महिला लगाती थी। महिला की दुकान थी, दुकान में बच्चे और महिला सो रहे थे। जो परिजन है, परिजनों को खबर दी जाती है, सूचना, फिर मौके पर परिजन पहुंचते हैं। जो ये चावल का लदा जो ट्रक है वो कानपुर का बताया जा रहा, कानपुर से इलाज के लखनऊ की तरफ जा रहा था, जिसमें ये अनियंत्रित होकर ये हादसा हुआ है और पुलिस जाँच कर रही है और मुकदमे के बाद जो ट्रक है, ट्रक के मालिक तरफ से मुआवजा दिलाने की बात की है। जी, बहुत शुक्रिया अविनाश जानकारी के लिए। अब बात करेंगे मुरादाबाद से बड़ी खबर की, जहां सरकारी अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में आग लगने का मामला सामने आया है। ये बड़ी खबर है मुरादाबाद से, जहां पर एक सरकारी अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में आग लग गई है। मरीजों को बाहर निकाला गया। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग बुझाने में फायर कर्मी जुटे हुए हैं। पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं। ये बड़ी खबर मुरादाबाद में बता रहे हैं, जहां सरकारी अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में आग लगने का मामला सामने आया है, जिसके बाद सूचना पर पुलिस अधिकारी और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची है और आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं जो मरीज अस्पताल में भर्ती थे, उन्हें बाहर निकाल लिया गया है।
शहनवाज इलियास हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। शहनवाज, जानकारी चाहेंगे इस घटनाक्रम के बारे में, वजह क्या सामने आई है आग लगने के पीछे? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये घटना जो है मुरादाबाद जनपद के जो जिला चिकित्सालय है वहाँ की है और उसके अंदर बने ट्रामा सेंटर में जो है अचानक आग लग गई है। कहा जा रहा है कि आग लगने के जो कारण है वो नहीं पता लग पाया है और फिलहाल आग इतनी भयंकर है कि तस्वीर आप देख सकते हैं कि कई फायर ब्रिगेड की टीम जो है मौके पर पहुंच गई है। हालांकि कहा जा रहा है कि जो मरीज है उनको जो है सुरक्षित वहां से बाहर निकाल लिया गया है और वहां आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है और आग पर लगभग पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। हालांकि वहां हमारे अधिकारियों से बात करने की अपनी कोशिश की तो पता चला है कि वहां आग लगने का कारणों का भी पता वहां तक नहीं लग पाया है। फिलहाल जो आग लगी है, भीषण आग लगी है और कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गई है और सभी आग बुझाने का वहां पर कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाने का वहां पर प्रयास किया गया है और अब पूरी तरह से आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। और आसपास के लोगों की मदद से जो है जो मरीज है वहां पर, उन मरीजों को जो है वो दूसरे वार्डों में शिफ्ट किया गया है। एक बड़ी बात यह है कि वहां मरीज थे और एक बड़ा हादसा कहीं न कहीं टला है क्योंकि मरीज वहां पर मौजूद थे ट्रामा सेंटर के अंदर और ट्रामा सेंटर के अंदर ही आग लगी है। फिलहाल जो जिला के आला अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंच गए हैं और पूरी तरह से जो घटना हुई है उसकी जांच में जुट गए हैं कि आखिर आग क्यों लगी है। जी शहनवाज, क्या वहां पर अस्पताल में फायर एक्सटिंग्विशर या इस तरीके से आग बुझाने के उपकरण मौजूद थे? फायर सेफ्टी का ध्यान रखा गया था? अस्पताल है मुरादाबाद का सबसे बड़ा अस्पताल कहलाया जाता है। वहाँ पर जो सुविधाएं हैं आग बुझाने की वो सारी सुविधाएं वहाँ पर कहा जा रहा है कि पहले से मौजूद थी, लेकिन बड़ी बात ये थी कि आग जो है वो भीषण आग लगी है। वहाँ के जो कर्मचारी हैं वो उस आग को बुझा नहीं पा रहे थे, जिस कारण जो है फायर ब्रिगेड की टीम को जो है सूचना दी गई है। फायर ब्रिगेड टीम मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया। फिलहाल जो फायर फाइटर है वो लगातार जिस तरीके से उन्होंने वहां अपनी तत्परता दिखाई है वो निश्चित तौर पर सराहनीय है और वहां पर काफी मेहनत की गई है और फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया। जी बहुत शुक्रिया शहनवाज जानकारी के लिए। उत्तर प्रदेश की झांसी में आज भी एक ऐसा गांव है जहां आज तक गांव पहुंचने के लिए लोगों को सड़क नहीं मिली है। यहां लोग कच्चे रास्ते से होकर अपने गांव तक पहुंचते हैं। आलम यह है कि बारिश के दौरान इलाज के अभाव में कई लोग दम तोड़ चुके हैं। हम बात कर रहे हैं मोट तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत बड़ा बेलमा के बसौना गांव की, जहां के ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन और नेताओं की चौखट पर दरवाजा खटखटाया, लेकिन हर बार उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिला और अब ग्रामीणों ने करीब 2 किलोमीटर के रास्ते को खुद बनवाने का फैसला लिया है। हम लोग मजबूर हैं, बच्चे पढ़ने जा नहीं पाते बरसात में हैं, डिलीवरी कौन आ जाए समस्या गांव में तो निकल नहीं पाते हैं, एम्बुलेंस पहुंच नहीं पाती है। क्या करें साहब, हम लोग तो मजबूर हैं। सब लोगों ने पैसा जोड़ा हैं, क्रेशर से डसला रहे, अपना रास्ता सुधार रहे। क्या करें, मजबूर है, कोई सुनने वाला नहीं है। बहुत विधायक जी सांसद जी आते हैं? नहीं आते तो हैं, कभी कभार जैसे वोट है तो आते हैं और वोट नहीं है तो नहीं आते हैं और उन लोगों ने जाते भी हैं, हमारे गांव के लोग सब लोग जाते हैं तो बस कह देते हैं डल जाएगा, बस अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। और धीरेन्द्र रायकवार हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र, किस गांव का ये मामला है, कितने समय से यहाँ पर सड़क नहीं है और अब तक इस पर क्या कार्रवाई हुई है? बिल्कुल, आपको बता दें कि एक बड़ा सवाल है कि आजादी से अब तक इस गांव तक पहुंचने के लिए रास्ता नहीं है। सवाल उठता है कि जो वर्तमान सरकार है जगह जगह रोड के जो है वो जाल बिछ चुके हैं। तमाम ऐसे दावे बड़ी बड़ी मंचों से किए जाते हैं। हालांकि बात यहाँ के विधायक की जाए तो सत्ताधारी जो वर्तमान पार्टी है उसी के यहाँ के विधायक हैं जो लगातार दावे करते हैं कि उनके विधानसभा में रोडों का जाल बिछ चुका है, लेकिन ये गांव कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े कर रहा है। यहाँ तक कि गांव वालों का साफ आरोप है कि वो तमाम दलों के यहाँ पर जो नेता आए हैं सभी ने वादे किए, दावे किए, लेकिन हालात जस के तस हैं। परेशान ग्रामीणों ने यहाँ तक कि अपने खुद के चंदे के पैसे से गांव तक पहुंचने के लिए रास्ते बनाने का फैसला लिया है। जी धीरेन्द्र, यहाँ पर हमने लोगों को भी सुना कि महज वोट लेने के लिए नेता आते हैं लेकिन उसके बाद कोई यहाँ की सुध नहीं लेता। आखिर इलेक्शन के टाइम पे जीत कैसे जाते हैं अगर यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं नहीं है? बिल्कुल, आपको बता दें कि एक बड़ा सवाल है कि आजादी से अब तक इस गांव तक पहुंचने के लिए रास्ता नहीं है। सवाल उठता है कि जो वर्तमान सरकार है जगह जगह रोड के जो है वो जाल बिछ चुके हैं। तमाम ऐसे दावे बड़ी बड़ी मंचों से किए जाते हैं। हालांकि बात यहाँ के विधायक की जाए तो सत्ताधारी जो वर्तमान पार्टी है उसी के यहाँ के विधायक हैं जो लगातार दावे करते हैं कि उनके विधानसभा में रोडों का जाल बिछ चुका है, लेकिन ये गांव कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े कर रहा है। यहाँ तक कि गांव वालों का साफ आरोप है कि वो तमाम दलों के यहाँ पर जो नेता आए हैं सभी ने वादे किए, दावे किए, लेकिन हालात जस के तस हैं। परेशान ग्रामीणों ने यहाँ तक कि अपने खुद के चंदे के पैसे से गांव तक पहुंचने के लिए रास्ते बनाने का फैसला लिया है। जी और धीरेन्द्र रायकवार हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र, किस गांव का ये मामला है, कितने समय से यहाँ पर सड़क नहीं है और अब तक इस पर क्या कार्रवाई हुई है?
बिल्कुल ऐसे में ग्रामीणों का कहना है कि हर बार उन्हें आश्वासन मिलता है और हर बार जो सत्ताधारी पार्टी के तमाम जो भी नेता वहां पर पहुंचते हैं चुनाव के दौरान वो वादे करते हैं, कस्में खाते हैं, सब कुछ करते हैं, जिसके दौरान यहाँ के जो ग्रामीण हैं मजबूर होकर कहीं ना कहीं एक बार सोचते हैं कि उन पर भरोसा किया जाए और वोट दे दिया जाए। तो हर बार ऐसा ही होता है, लेकिन परेशान ग्रामीण हालात ये हो गए कि गांव वालों का कहना है कि बारिश के दौरान में ना तो एम्बुलेंस पहुंच पाती है, ना ही उनके बच्चे हैं जो विद्यालय तक पहुंच पाते हैं, जिसकी वजह से पूरे हालात खराब होते हैं। यहाँ तक कि ग्रामीणों ने साफ तौर पर कहा है कि कई बार तो उनके गांव में मौतें भी हो चुकी हैं अस्पताल न पहुंचने पर। जी धीरेन्द्र, यहाँ पर हमने जिससे आपने बताया कि लोग अपने चंदे के पैसे से ही सड़क का निर्माण करवा रहे हैं, क्या इस निर्माण कार्य के दौरान किसी प्रशासनिक अधिकारी ने मामले का संज्ञान लिया है, कोई जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचा है? हालांकि आपको बता दें कि प्रत्येक गांव के लोगों ने अपना चंदा इकट्ठा किया है और रोड डलवा रहे हैं। ना तो कोई प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचा है, ना तो कोई जनप्रतिनिधि ने इस पर संज्ञान लिया है। फिलहाल ग्रामीणों में इस बात को लेकर रोष है। जी बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र जानकारी के लिए।